बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज मेरे व्याख्यान का विषय है साहित्य के इतिहास लेखन की विभिन्न प्रणालियाँ का भाग 2। प्रथम भाग में हमने वर्णानुक्रमी तथा कालानुक्रमी पद्धति का अध्ययन किया। आज कालानुक्रमी पद्धति का बचा हुआ भाग तथा वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर साहित्य के इतिहास का प्रयोजन प्रमुख रचनाकारों और उनके कृतित्व का परिचय देना मात्र नहीं है, वह तो तभी सफल माना जाएगा जब इतिहास लेखक उस व्यापक पीठिका का निर्देशन भी कराए जिसमें संबंधित साहित्य लिखा गया है। युग की पृष्ठभूमि की अवगति के अभाव में किसी भी रचनाकार या उसकी कृति का मूल्यांकन न केवल असंभव है बल्कि अधूरा और व्यर्थ भी होता है। इतना ही नहीं, साहित्य के इतिहास का उद्देश्य रचनाकारों के जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाओं के गुणावगुणों का परिचय मात्र भी देना नहीं होता। वह तो दस्तावेज बनकर सामने आता है। यह दस्तावेज मामूली नहीं होता। इसमें मानव की चिंताधारा, सृजक की सोच और उसका दृष्टिकोण भी शामिल होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रणाली भी साहित्य के इतिहास लेखन में या साहित्य इतिहास की उद्देश्य पूर्ति में युक्ति युक्त नहीं कहा जा सकती है। इसका उपयोग भी एक पक्षीय ही माना जाएगा। फिर है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति इतिहास लेखन में अपेक्षाकृत अधिक सहायता कर सकती है। वर्णानुक्रमी पद्धति और कालानुक्रमी पद्धति तो अविकसित होने के साथ साथ दोषपूर्ण भी हैं, किंतु वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करना आवश्यक माना जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग शोध कार्य में सर्वाधिक उपयोगी होता है। यह पद्धति क्रमिक, संगठित और व्यवस्थित पद्धति है। इस पद्धति में क्रमबद्धता और तर्कपुष्टता के साथ साथ कितने ही अन्य तथ्य हैं जो साहित्य इतिहास लेखन में अपेक्षित होते हैं, छूट जाते हैं। यह वह पद्धति है जिसके अंतर्गत इतिहास लेखक पूरी तरह निरपेक्ष बने रहने का प्रयत्न करता है। वह तथ्यों का संग्रह करता है और उन्हें क्रमिक और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इस पद्धति का दोष यह है कि साहित्य का इतिहास लेखन मात्र तथ्य संकलन नहीं है। इतिहास तो तथ्यों के साथ साथ व्याख्या और विश्लेषण का समन्वित रूप है। अतः यह पद्धति भी इस बिंदु पर आकर अपने स्वरूप के विषय में स्वतः ही प्रश्न चिन्ह लगा लेती है। इस संबंध में डॉक्टर नामवर सिंह की टिप्पणी ध्यातव्य है। वो लिखते हैं कि मानव इतिहास की प्रवाहमान धारा में धारा और किनारा सब कुछ मनुष्य ही है, तटस्थ कोई नहीं। जो विरोधी धाराएं के संघर्ष से घबराकर निष्पक्षता में विश्राम करना चाहता है, वह प्रवाह पतित अनजाने ही इतिहास विरोधी धारा में पड़ जाता है। यद्यपि इन विद्वानों के तथ्य संग्रह नए इतिहास के लिए उपयोगी हो सकते हैं, फिर भी आज ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण से काम नहीं चल सकता। इतिहास और आलोचना नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 178
1979 तक इनकी ये परिभाषा है। फिर है विधेयवादी पद्धति। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों में विधेयवादी पद्धति विशेष महत्व रखती है। विधेयवाद अंग्रेजी के पॉजिटिविज्म का हिंदी अनुवाद है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत असंबद्ध तथ्य एकत्र किए जाते हैं। इसके अनुसार साहित्य की व्याख्या विवेचन भौतिक विज्ञान की प्रणालियों से कार्य कारण मीमांसा के आधार पर करनी चाहिए। इस पद्धति के जन्मदाता के रूप में तेन का नाम लिया जाता है। तेन महोदय ने इस विधेयवादी पद्धति को जाति, वातावरण और क्षण विशेष इन 3 शब्दों के द्वारा प्रस्तुत किया है। उनका यह विचार रहा है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को हृदयंगम करने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण विवेचन आवश्यक है। साहित्य के इतिहास लेखन की इस पद्धति को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया। उन्होंने स्वयं इतिहास को विवेचित करते हुए जो मत व्यक्त किया था वह इस पद्धति के मेल में पड़ता है। उनका कथन है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों का परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। एक प्रकार से आचार्य शुक्ल का यह मत और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में उनके द्वारा अपनाई गई यह पद्धति पर्याप्त तर्कपुष्ट और एक बड़ी सीमा तक उपयोगी कही जा सकती है, किंतु यह पद्धति इसलिए किंचित दोषपूर्ण लगती है कि इसमें परंपरा की अतुल निधि के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। विधेयवादी इतिहास लेखक साहित्य विषयक आंकड़े तो एकत्र करता ही है, साथ ही साथ तत्कालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन करता हुआ समाज और साहित्य में कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। यह विधेयवादी प्रवृत्ति एकांगी है, किंतु अन्य पद्धतियों की तुलना में पर्याप्त उपयोगी है। यह निश्चित है कि साहित्य पर समाज का प्रभाव पड़ता है और एक सीमा तक सामाजिक परिस्थितियां साहित्य के स्वरूप निर्माण में विशेष भूमिका निभाती हैं, किंतु ध्यान रहे कि साहित्य सृजन में तत्कालीन परिस्थितियों के अतिरिक्त परंपरा से उपलब्ध सूत्रों, तथ्यों और विचारणाओं का भी अपना मूल्य होता है। विधेयवादी पद्धति इस गुण से रहित है। धन्यवाद।